बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद कैराना और नूरपुर उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। एकजुट विपक्ष के आगे सत्ताधारी बीजेपी की सारी रणनीतियां फेल साबित हुई हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किन वजहों से बीजेपी की हार हुई है। नहीं चली सहानुभूति लहर, एकजुट हुआ विपक्ष का वोट, विकास का मुद्दा हुआ फेल, जातिगत समीकरण रहे हावी। कैराना और नूरपुर से उपचुनाव में बीजेपी ने यह सोचा कि दोनों सीटों पर उसे सहानुभूति लहर के वोट मिलेंगे, इसलिए कैराना में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह और नूरपुर में लोकेंद्र सिंह की पत्नी अवनी सिंह को प्रत्याशी बनाया। लेकिन बीजेपी का यह दांव पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में हुकुम सिंह 283,000 वोटों से जीते। इस चुनाव में मृगांका सिंह 49,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। बहुत काम हुए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा, पर कहीं ना कहीं शायद हम उन बातों को आम लोगों तक समझा नहीं पाए होंगे। पार्टी ने पूरी ताकत से और कार्यकर्ताओं ने पूरे समर्पण से इस पूरे अभियान को अनेकों दिनों से चला रखा था। कैराना उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने मिलकर चुनाव लड़ने की पहल की, जिसका बीएसपी और कांग्रेस ने भी स्वागत किया। विपक्ष की तरफ से कैराना में आरएलडी से तबस्सुम हसन और नूरपुर में नईमुल हसन एसपी से मैदान में उतारे गए। विपक्ष की जीत से ये साफ है कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं। जब विकास की बात हो रही थी तो वो सामाजिक बातें कहते थे। आप ही में से लोग कहते थे कि देखो बीजेपी की कितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है, कितनी समझ है उनको डेमोग्राफी की। जब समाजवादी पार्टी अपने विकास की बात कर रही थी तो तमाम लोग इस बात को कहते थे कि देखो सोशल इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है, कितनी सामाजिक जानकारी है उनके पास, कितना गणित, कितना भाग लगा लेते हैं ये लोग, कैसे जोड़ने का काम करते हैं। और देश में कितनी पार्टियों से जोड़ करके सरकार बनी है दिल्ली की, तो कम से कम समाजवादी इन लोगों ने उन्हीं से सीखा है। जो नफरत का रथ एक चालू हुआ था और जिस क्षेत्र से एक देश की राजनीति बदली थी, मुझे लगता है वो रथ हमने रोकने का काम किया। जो देश के असल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, वे बाकी सब विषयों पर हावी रहे। जिन्ना हारा, दंगा हारा, गन्ना जीता। 2014 के लोकसभा चुनाव में कैराना सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हुआ था, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। लेकिन उपचुनाव में जातिगत समीकरण साध कर विपक्ष ने बीजेपी को धूल चटा दी। जिस आरएलडी को 2014 में 50,000 वोट मिले थे, उसे इस बार 4 लाख वोट मिल गए। यानी बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम, जाट, ओबीसी और जाटव एक हो गए और विपक्ष को एक मुश्त वोट मिले। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। उपचुनाव में क्षेत्रीय आवश्यकताएं और मान्यताओं का भी प्रभाव पड़ता है, जबकि लोकसभा चुनाव में केवल राष्ट्रीय विचारों के आधार पर चुनाव होता है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव जो हैं वो अलग मुद्दों पर लड़े जाएंगे और अलग दिशा में लड़े जाएंगे। बीजेपी ने उपचुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने पूरी तरह से चुनाव को जातीय समीकरणों में उलझाकर विकास की हवा निकाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अजीत, कल का दिन जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा सेटबैक देने वाला दिन था। प्रदेश में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, उसके बाद भी उपचुनाव में वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए। कैराना और नूरपुर में उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है इस हार के कारणों को किस तरीके से देखा जाए और क्या इस उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव करने वाले हैं?
देखिए अनुपम, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि इसके जो नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश में बदलाव का संकेत है। रही बात दूसरी की बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई। बीजेपी को लगता था कि गोरखपुर और फूलपुर का जो चुनाव हुआ वो यूं ही हो गया, वो तैयार नहीं थी। कहने का एक बहाना था कि गठबंधन की घोषणा अचानक हुई, जबकि मायावती ने सिर्फ समर्थन का ऐलान किया था। लेकिन कैराना और नूरपुर के उपचुनाव ने ये साबित कर दिया कि कैराना का याराना किसके साथ है और नूरपुर का ताज किसके पास है। तो निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी, वो चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे बैकग्राउंड में आरएसएस की भूमिका, सारी रणनीति इनकी फेल हो गई और धरी की धरी रह गई। जिस तरह से कल आपने देखा कि अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट था, जिस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि ये एक तरीके से लोकतंत्र की जीत हुई है। और उन्होंने भी कहा, जब उनसे सवाल किया गया था कि आपका नेता कौन है, तो उन्होंने कहा मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक महागठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी की सभी रणनीतियों को फेल करती नजर आ रही है। आप अगर बात करें पूर्वांचल, जो गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है अनुपम, वहां भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। मध्यांचल, जो फूलपुर लोकसभा सीट है जहां से खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य आते हैं, वहां भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और अब पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां माना जाता है कि जिसका दबदबा होगा वो कायम होगा। और अब तक ये रहा बीजेपी गेन करती रही है। किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा था, फिर बीच में समाजवादी पार्टी का, फिर बीजेपी का 2014 और 17 में। तो इस परिणाम ने साबित कर दिया कि अब सिर्फ कहने से, बातें करने से काम नहीं होगा। आपको धरातल पर जाना होगा, विकास करना होगा, अपने एजेंडे लागू करने होंगे। भाषणबाजी जो देगा उसे जनता ने बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ चीजें हैं। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ आज इटावा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इटावा दौरा है। सीएम यहां पर 1000 लाभार्थियों को चेक भी देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से उपचुनाव के परिणाम आए, विपक्ष की मैथमेटिक्स बीजेपी की इकोनॉमिक्स पे भारी पड़ती हुई दिखाई दी। अब मुख्यमंत्री इटावा में है, समाजवादी पार्टी के गढ़ में है। आज एक तगड़ा जवाब यहां पर दे सकते हैं इस उपचुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी या विपक्ष को? देखिए अनुपम, निश्चित तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। ये तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर चुनाव के हार के बाद बीजेपी ने एक अपना स्ट्रेटजी बदला था और मुख्यमंत्री ने कहा अब हम हर जगह जाएंगे, दलितों के घर जाएंगे और रियलिटी चेक करेंगे, एक तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाएंगे कि हमारे अफसर और हमारे नेता कर क्या रहे हैं, हम सीधे जनता से संवाद करेंगे। इटावा का उनका दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वो गेहूं क्रय केंद्र की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, और कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक है, अब सभी लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि अगर कार्यकर्ता खुश है तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। कार्यकर्ता नाराज है तो उसका सीधे तौर पर नुकसान होगा, जो अभी तक बीजेपी के अंदर खाने में देखा जाता रहा। तो खुद मुख्यमंत्री ने इस कमान संभाली थी, इसके पहले भी चुनाव में संभाली थी और अभी भी उन्होंने पूरी बागडोर अपने हाथ में रखी, क्योंकि जिसके ऊपर ताज होता, सर पर ताज होता, वही जिम्मेदार माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आज जो दौरा है इटावा का मुख्यमंत्री का, वो कई मायने में अहम है, चाहे वो। लेकिन अजीत, एक बात जरूर है कि बीजेपी को यह बात समझनी होगी कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है, अब इकोनॉमिक्स से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडे से काम नहीं चलेगा। अगर आप डेवलपमेंट के एजेंडे पे रहेंगे तो विपक्ष अपने मैथमेटिक्स से जो अंकगणित बना रहा है उसमें आप कहीं टिक नहीं रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का जो भी चुनाव होता है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मेयर के चुनाव, सब में जाति समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो ये दावा तो किया जाता है कि हम जातियों को लेकर नहीं चलते, लेकिन सभी पार्टियों के एजेंडे में जाति जरूर होती है। कोई आरक्षण की मांग करता है, कोई टिकट के बंटवारे को लेकर मांग करता है। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, ये 4 पार्टियां जो मजबूत है उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, इनका अपना दबदबा है, जहां इनका वोट बैंक 25% तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।